नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रीम सेतु में। चलिए, कल हम लोग द्विवेदी युग लगभग खत्म कर लिए थे और आज उसमें बचे हैं मैथिली शरणगुप्त। उनको विस्तार से पढ़ना है, कल संक्षेप में पढ़े थे। चलिए शुरू करते हैं। मैथिली शरणगुप्त का जन्म चिरगांव झांसी 1886। ठीक। पिता का नाम सेठ रामचरण दास, चरण नहीं, सेठ रामचरण दास। और माता का नाम काशीबाई। आगे आ जाइए। सियाराम शरणगुप्त इनके भाई थे ना। हाँ, सियाराम शरणगुप्त इनके भाई थे, वो भी एक अच्छे साहित्यकार थे। ठीक। और ये भी ज़्यादा रचनाएं इनकी भी देश के ऊपर ही लिखी गई हैं, दोनों भाइयों की। ठीक है। और ये तो कुल हो ही गया था कल। आगे आ जाइए। चलिए, अब सीधे इनकी रचनाएं पे आ जाते हैं। गुप्त जी की रचनाएं। इनकी मृत्यु हुई थी 1964, 1886, 1964। ये हो गया। अब इनकी रचनाओं पे आते हैं। खंड काव्य कौन। पहला इनका है रंग में भंग, 1909। ठीक। इसमें क्या क्या आ गया। बीच में आगरा लिखा हुआ है। रंग में भंग बूंदी एवं चित्तौड़ के राजपूत राजाओं का वर्णन। ठीक। आगरा वीरता। पता नहीं कैसे कैसे क्या हो जाता है, इसको छोड़िए। जयद्रथ वध 1910 महाभारत के ऊपर, वो जयद्रथ वध के ऊपर लिखा गया, जब अर्जुन जयद्रथ का वध करने की वो क्या नाम है शपथ लेते हैं और उसका वध करते हैं। शकुंतला 1914 अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पर आधारित है पूरा। शकुंतला और उनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था उनका, दुष्यंत। अरे उनके पति थे दुष्यंत, शकुंतला के। मतलब प्रेमी थे, लेकिन जो है पति ही कहेंगे ना। जब फिर बच्चा हो गया तो पति ही कहेंगे, जाहिर सी बात है। और उस बाद में उनके पास जाति भी हैं, गंधर्व विवाह। ठीक। पंचवटी आजकल भी गंधर्व विवाह खूब हो रहे हैं, लव मैरिज में। लेकिन ये बहुत नहीं, ये लिव इन में थोड़ी थे बेचारे, ये तो अपना निकल लिए थे। पंचवटी 1915 लक्ष्मण और सूर्यरेखा का वर्णन। लेकिन लिव इन बहुत खराब चीज है समाज के लिए, बहुत ज्यादा। पता चले 2 3 4 साल रहो, उसके बाद चलो भाई तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। ठीक। किसान 1916 कृषक और कुली प्रथा से संबंधित। सैरंध्री 1926, यानी कि द्रौपदी और कीचक प्रसंग। जब कीचक को भीम मारते हैं और वो उन पे लालायित रहता है द्रौपदी पे, फिर द्रौपदी बन के खुद वो भीम बैठ जाते हैं। जब पहुंचता है तो ले मुंह का ले घमासान। बंग संहार 1927 कुंती के आदर्श का चित्र तथा भीम द्वारा बकासुर का वध प्रारंभ। यशोधरा 1932 भगवान बुद्ध और यशोधरा पर आधारित ये प्रसंग है पूरा। ठीक। द्वापर 1936 कृष्ण और कथा पर आधारित। फिर आगे ये तो है ना, नहुस 1940 महाभारत, महाभारती राजा नहुस के चरित्र का। नहुस एक किसी का और है, गिरधर दास का पहला नाटक। पिता गोपाल चंद गिरधर दास। कुड़ाल गीत, ये ठीक है। करबला 1942 इमाम हुसैन का बलिदान तथा प्रेमचंद का। करबला 1942 इमाम हुसैन का बलिदान तथा मुस्लिम तहजीब का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक। आगे आ जाएंगे। विष्णु प्रिया, महाप्रभु चैतन्य की धर्मपत्नी विष्णु प्रिया की पुण्य गाथा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, आप सही। रत्नावली, इसमें तुलसीदास की पत्नी का आख्यान है, व्याख्यान है उनका। ठीक। उर्मिला भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक। अब आ जाते हैं, इसमें उर्मिला में लक्ष्मण की पत्नी का विरह वर्णन है। ठीक। साकेत में भी वही है। और एक वो भी है कि सखी वो मुझसे कह के जाते, ये भी इन्हीं का है।
महाकाव्य साकेत 1931 अयोध्या वर्णन के साथ राम सीता लक्ष्मण और उर्मिला का चरित्र चित्र। नहीं नहीं, कविता है, कविता है। बीए में हम लोग पढ़े थे उसको, बीए सेकंड ईयर में। बीए सेकंड ईयर में नहीं था? हिंदी से ही पढ़ी हो ना? नहीं, पहले का क्या था, इनसे इनके बाद था मेरा। इनका तो बहुत पहले हो गया, मेरा तो कब हुआ बी। हाँ, आसपास का 2 साल का अंतर। सेकंड ईयर में कौन कौन सा था? गौतम बुद्ध वाला यशोधरा रहा होगा, उसी के बाद तो था सखी वो मुझसे कह के जाते। और एक वो राम के ऊपर भी था कोई जो है, नहीं सखी वो मुझसे कह के जाते उर्मिला का नहीं था, देखो अब याद आया, वो यशोधरा का ही था। यशोधरा वाले में कि गौतम बुद्ध की पत्नी कहती हैं कि सखी वो मुझसे कह के जाते, ये वाला। हाँ, नहीं उस शीर्षक से पूरी कविता है। सखी वो मुझसे कह के जाते हैं पूरी, मतलब यशोधरा में ही है, उर्मिला में नहीं, यशोधरा में है अलग। हाँ, इन्हीं में अलग शीर्षक के साथ है, अलग शीर्षक के साथ अंश है उसका। जय जय भारत 1952 और महाभारत ही काव्य है ये। चलिए, पत्रावली विकट भट्ट, इसमें तो कुछ है नहीं। आगे आ जाइए, काबा करबला ये भी छोड़ दीजिए। युद्ध कविश्री नल दमयंती, भारत भारती 1912 राष्ट्रीय उद्बोधनात्मक पद्य निबंध, भारत भारती, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदू 1927 जातीय एकता से संबंध। और ये कौन सा है, राजा प्रजा, इसको भी छोड़ दीजिए। झंकार 1927 आध्यात्मिक एवं रहस्यात्मक काव्य है ये, ठीक, ये भी पूछा जाता है। आगे आ जाइए, उच्छ्वास 1960, उच्छ्वास और क्या है किसी की? हाँ, अब आ जाइए पद्य नाटक, अनग 1925 बौद्ध संस्कृत पर आधारित है ये, ठीक। पृथ्वी पुत्र भी पूछा जाता है, 1950 मातृभूमि के मिथक पर आधारित है ये। जैनी, जो उस दिन मैं बता रहा था, कार्ल मार्क्स एवं उनकी पुत्री जैनी पर आधारित है, के जीवन आदर्श पर आधारित है, ठीक। और वो मैं भारतेंदु वाला बताया था, मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना के विजय पर भारतेंदु ने लिखा था, क्या था वो? विजयनी विजय बैजयंती। ठीक, उसका पूरा ट्रिक है नाटक का, क्या नाम है, बीबी प्रेमचंद की, ऐसे करके। आगे आ जाइए, चलिए अनुदित छोड़ दीजिए। आज की जो वीडियो मेरी देखेगा कल कहेगा कि पढ़ा नहीं रहा, खाली स्क्रॉल करने में बिजी है। ये भी हो गया था, गणपति चंद्र गुप्त ने इनको क्या कहा था आधुनिक युग का? हरियौत को क्या कहा गया था? सूरदास। और इनको क्या कहा गया था? तुलसी। साकेत के लिए यही है, गणपति चंद्र गुप्त, दोनों में सेम ही है, ठीक। गुप्त जी की खड़ी बोली में पहली कविता हेमंत नाम से 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। पहली कविता हेमंत, पहला काव्य संग्रह अभी बताया हूं, रंग में भंग 1909, ठीक। ये इस चीज का ध्यान दीजिएगा, पहली कविता और पहला काव्य संग्रह में अंतर होता है, ठीक। चलिए, गुप्त जी की रचना, अब तक मैं देखा ही नहीं। गुप्त जी सन 1952 से 64 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे, ठीक। गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह रंग में भंग 1909,
मैथिली शरण गुप्त सांस्कृतिक नवजागरण के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। गुप्त जी को छंद हरगीतिका का बादशाह भी कहा जाता है। हरगीतिका का गीतिका अनुप्रास का बादशाह किसको कहा जाता है शुक्ल के अनुसार? तुलसी को। हाँ, शुक्ल के अनुसार। और श्याम सुंदर के अनुसार या गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार ऐसा कुछ है कि उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा जाता है। नहीं, तुलसी को ही उसमें, मतलब ये उत्प्रेक्षा वाले में कंफ्यूज हूँ, लेकिन क्या नाम है, ये अनुप्रास का बादशाह तुलसी को ही, तुलसी को शुक्ल ही मानते हैं। ठीक। और उत्प्रेक्षा का बादशाह कोई और मानता है, उपमा का कोई और मानता है। जो उनको जाति कवि कौन कहा है? तुलसी को रामविलास शर्मा। और बच्चन सिंह ने किसको कहा है? विद्यापति को। ऐसे याद होगा। जब एक चीज दिमाग में आए तो उस टाइम कई चीजें याद करने की कोशिश करिए, तभी याद होगा। अगर अगर नहीं याद आ रहा, जैसे अब, इसीलिए तो सूरदास उनको कहा गया है, आधुनिक युग का सूरदास। कृष्ण की रचना के लिए, मतलब कृष्ण के, राधा कृष्ण के जो वात्सल्यता है। हाँ, नहीं, छंदों के लिए उनको उनको उपाध्याय जी को कोई बादशाह वत्सा नहीं कहा गया। बहुत ज्यादा, अरे 7-8 छंद लगभग हैं टोटल। तांटक है, शार्दुल विक्रीडित है, और एक ये है हरगीतिका भी है। तो ऐसे जैसे एक क्वेश्चन आए दिमाग में, जैसे इसको पढ़ रहे थे, फिर उनको क्या कहा गया, अगर उस टाइम नहीं याद आ रहा है तो देखिए किताब पलट के, तो उससे क्या होगा कि रिवाइज होता रहेगा आपका। चलिए, गुप्त जी ने कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी, ये हो गया। ठीक। गुप्त मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते थे। अपने गुरुवर के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा, सींचा तुमने क्षेत्र हमारा, आंसू नहीं पसीना गार, और फूले फूल फले फूले अंत में अब वह पाकर उस शरीर का सार। ठीक। मैथिली शरण गुप्त एक युग प्रतिनिधि राष्ट्रीय कवि रहे हैं। उनके समस्त काव्य राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। गुप्त जी ने अपने काव्यों में भारतीय संस्कृति का समन्वय किया है। इनके काव्यों में समस्त छंदों में रसों का समावेश मिलता है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रपति राष्ट्रपति कह रहा हूँ, राष्ट्र कवि कहा है। ठीक। और ये रसकेंद्र उपनाम से लिखते थे ब्रज भाषा में, रसिकेंद्र। रसा नाम से कौन लिखता था? चलिए, रसिकेंद्र ब्रज भाषा में, और रसा नाम से उर्दू में कौन ले? हाँ, और कलाधर। हाँ, नवाब राय। और भी कल एक और कोई बताया था, क्या नाम था वो, देखो ध्यान नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा नाम था। लेकिन ये क्या नाम है इनका, भारतेंदु का हो गया, या प्रसाद का हो गया, या प्रेमचंद का। अज्ञे को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है, और कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास का। ठीक। साकेत के लिए हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार 1935 में, और साकेत के लिए ही मंगला प्रसाद पारितोषिक भी 37 में ही। ठीक। भारत भारती रचना के आधार पर काशी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 1936 में इनको राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त की गई। ठीक। और साहित्य वाचस्पति 1946 में, पद्म भूषण मिला 1954 में। भारत सरकार द्वारा गुप्त जी के जन्म दिवस 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है, या उसको सम्मान मिला हुआ। ठीक, ये मुझे आज पता चल रहा है, गुप्त जी के जन्म दिवस 3 अगस्त को। अच्छा, चलिए सही है, 3 अगस्त को
कवि दिवस 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पूजन दिवस, वो याद है, ये नहीं याद है। ठीक। आगरा विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि से सम्मान मिला इनको 1948 में। चलिए आगे आ जाइए। हाँ, फिर पुणे उससे क्या नाम बीएचयू से भी मिला। वहां के मानद प्रोफेसर नियुक्त भी हुए। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर नगेंद्र राजेंद्र प्रसाद द्वारा सन 1962 में अभिनंदन ग्रंथ प्राप्त किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गुप्त जी की रचनाओं में सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान सबकी झलक हम इनमें पा जाते हैं। ठीक, ये शुक्ल कह रहे हैं। राष्ट्र की ओर और युग के नवीन स्फूर्ति, नवीन जागृत के स्मृति चिन्ह हमें हिंदी में सर्वप्रथम गुप्त जी के काव्य में ही मिलते हैं। गुलाब राय गुप्त जी की कविता में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता। ये बताइए शुक्ल का जो कथन है कब कराऊं? अब तो एग्जाम तो आ ही गया है, किसी दिन बीच में रख लो 2-2.5 घंटे, या संडे या सैटरडे को। अरे पूरा भाई, आदिकाल से लेके आधुनिक काल लास्ट तक है। अरे मैं रखवा लूंगा ना, अगर आप लोग फ्री रहो तो। मंडे नहीं, मंडे को कैसे हो पाएगा? मंडे को बिजी शेड्यूल रहता है ज़्यादा ना। सैटरडे को या तो रख सकते हैं, जैसे क्या है कि 9 से 12 रख लें, या 8 से नहीं, सैटरडे को नहीं, नेक्स्ट सैटरडे को 8 से 12 रख सकते हैं, या 8 से 11। हाँ ठीक, क्योंकि वो लगभग 100 पेज का है। ये एक साथ हो जाएगा ना, पता चले लास्ट में ना हो पाए तो रिवाइज तो रहे। चलिए, गुप्त जी की कविता में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। ठीक। कमलाकांत पाठक इनको छोड़ दिए। महात्मा गांधी हुए राष्ट्र के कवि हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्र के बनाने से मैं महात्मा बन गया, और वो उसी प्रकार राष्ट्र कवि बन गए हैं। और इनको महात्मा की उपाधि किसने दिया था? हम्म टैगोर ने। और इन्होंने टैगोर को क्या दिया था? गुरु जी ऐसे कुछ कुछ दिए, गुरुदेव। ये उनको गुरुदेव बना दिए, वो इनको महात्मा। दोनों लोग आपस में चलो भाई बांट लेते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाबू मैथिली। आज के दोस्त होते तो पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। चल भाई। है। ब- ब- बाबू बाबू मैथिली शरण, अरे छोड़। बाबू मैथिली शरण गुप्त आधुनिक खड़ी बोली। एक रील आता है इंस्टाग्राम पे, तो गर्लफ्रेंड रहती, बॉयफ्रेंड रहते दोनों। तो बॉयफ्रेंड जो रहता है उसके दोस्त का फोन आता है, वो कुछ पैसे मांगता है, तो उसका हाथ बिजी रहता है, तो गर्लफ्रेंड से बोलता है फोन उठा के स्पीकर पे करो। वो कर देती है, वो बोलता है, गर्लफ्रेंड समझ नहीं पाती है। तो वो बोलती क्या बोला, बोला उसको 1500 रुपये भेज दो, गर्लफ्रेंड के साथ मिलने गया, पैसा नहीं उसके पास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाबू मैथिली शरण गुप्त आधुनिक खड़ी बोली के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि, ये किसके अनुसार हैं? श्याम सुंदर दास के। ठीक। डॉक्टर कवि को खड़ी बोली की प्रकृति का पूरा ज्ञान है। दूसरे द्विवेदी जी के चरणों में दीक्षा लेकर व्याकरण की त्रुटि करना संभव नहीं थी। ठीक। चलिए, आचार्य शुक्ल कहते हैं गुप्त जी की रचनाओं के भीतर 3 अवस्थाएं लक्षित होती हैं। प्रथम अवस्था है भाषा की सफाई, ठीक, जिसमें खड़ी बोली के पद्यों को मृषण बंद होगा की रचना हमारे सामने आती है। मृषण बंद होगा मतलब कि ये यहाँ पे गलत लग गया। ये यहाँ पे वही कह रहा हूँ ना, गलत लग गया। चलिए, मसृण नहीं है, ये माँ में लगेगा री, मृषण। हाँ, मसृण है, ये सही लिखा हुआ है। हाँ, तो फिर शायद मैंने जहाँ पढ़ा वो गलत लिखा हुआ है।
आगे आइए, साकेत महाकाव्य एवं नवम सर्ग। ठीक, इसमें क्या है, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य की रचना 1931 में की। इसमें कुल 12 सर्ग। चलिए बताइए, उस दिन क्या क्या लिखवाया था, सर्ग वाला जो बताया था मैं। बताया नहीं था, प्री प्रवास, परिजात, वैदेही वनवास। आप मन नहीं बताओगी। हाँ ठीक। साकेत में 12 सर्ग हैं, सगी लिखा हुआ है। हैं? इसमें टोटल 12 सर्ग हैं, ये मैं कह रहा हूं 12 सर्ग। ठीक, चलिए। नहीं, ऐसे ऐसे याद होगा ना, ऐसे ऐसे याद होगा। मैं पढ़ता हूँ तो ऐसे, अगर मैं पढ़ने बैठ गया, या तो मैं जल्दी पढ़ने बैठता नहीं हूँ, अगर बैठा तो 3-4 घंटे पढ़ूंगा, फिर पूरे कमरे में बुक फैल जाती है। और ये बहुत खराब आदत, अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि फिर उसी एक पेज में फंसा रह जाता हूँ मैं। इसके लिए मैं बहुत डांट खाता हूँ कि कभी मान लो सो जाओ, पैर बुक पे लग गया कि बुक नीचे पड़ी हुई है, तो घर जब भैया आ जाते हैं या घर वाले देखते हैं तो बोलते हैं। टेबल ल, जब लड़के बाहर आते हैं, दिल्ली आते हैं पढ़ने के लिए, तो पहले काम चेयर खरीदेंगे, टेबल खरीदेंगे। 2 दिन पढ़ेंगे उस पर, यूज नहीं, उस पर फिर पता क्या रखा जाता, तेल, सीसा, कंघी, क्रीम पाउडर, ये सारी चीजें, परफ्यूम, मोबाइल चार्जर वगैरह सब उस पर है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, छोटा वाला टेबल खरीद के रखते हैं, फिर उसको नीचे रख के अपने बिस्तर पे, तब उस पर पढ़ते हैं। और सब पूरे स्टूडेंट का यही हाल है, मैंने भी ऐसे ही किया। चलिए, रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत को माना जाता है। ठीक, गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य को किसको समर्पित किया, तो अपने पिता को। चलिए, साकेत मूलतः पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है अयोध्या। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के छपे लेख कवियों को नहीं, ये पूछा गया कई बार। अरे चल ले भाई, कवियों की उर्मिलाभिषेक उदासीनता से मिली। ये लेख किसका था, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी थे कौन, इनके गुरु थे, इनके गुरु। द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पे पड़ा। ठीक, और जो सुमित्रा, उनके नाम, निराला से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे बेचारे, वो अपनी जितनी कविता भेजते थे, ये सबको कैंसिल। ठीक, उनकी कविता राम की शक्ति पूजा, और वो क्या नाम है, बांधो ना नाव इष्ठाओ बंधु, क्या मस्त है। बांधो ना नाव इष्ठाओ बंधु, कपते हैं दोनों पांव बंधु। ये वही घाट जिस पर हंसकर वो ये वही घाट जिस पे हंसकर वो कभी नहाती थी धसकर, रह जाते थे होंठ कपकर, ऐसे कुछ है। हाँ, वह आता जो टूक नहीं तोड़ती, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, मैंने उसे देखा। और एक वो क्या नाम है, भिक्षुक, वह आता दो टूक कलेजे के करते करता पछताता पथ पर आता, साथ में 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ लटकाए, मलते बाएं से वो मलते हुए पेट को। ये मेरी 8वीं क्लास में याद हुई थी, तब से याद है। ठीक, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से प्रकाशित किया, अपने छद्म नाम से। ठीक, गुप्त जी ने संपूर्ण घटनाएं साकेत में ही घटित किया है। कैकेयी मंथरा संवाद, निषाद मिलन, दशरथ मरण, भरत आगमन, चित्रकूट मिलाप आदि मुख्य संवाद के साथ शूर्पणखा कथा, खरदूषण वध आदि उपकथाएं शत्रुघ्न द्वारा बतलाई गई है। ठीक, लक्ष्मण शक्ति की कथा हनुमान जी साकेत में ही जाकर कहते हैं। ताड़का वध तथा धनुष यज्ञ
उर्मिला के द्वारा तथा सन राम रावण युद्ध की झांकी वशिष्ठ जी अपनी योग दृष्टि से साकेत में ही करते हैं। क्या बढ़िया, आज लिखी नहीं मिलेगा राम पे। अगर कोई लिखेगा भी तो इतना अच्छा नहीं लिख पाएगा। राम की शक्ति पूजा जो निराला ने लिख दिया, उसको पढ़ने के बाद तो मुझे पता चला कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि पहले मुझे लगता था हाँ देवी जी की, वो देवी जी की पूजा असल में होती है कि राम पूजा करते हैं। जब रावण लड़ रहा होता है और राम हारते चले जाते हैं, तब वो कहते हैं कि रावण के साथ शक्ति लड़ रही है, तो फिर वो 9 दिन पूजा करते हैं। तब 8 दिन पूजा करते हैं। 9वें दिन जब कमल का पुष्प चढ़ा देते हैं तो एक कमल उसमें से गायब हो जाता है। तो फिर वो अपनी आंख निकालने जाते हैं, उनकी माँ उनको कहती ना राजीव नयन, तब वो देवी प्रकट होती है। ये है नवरात्रि की पूरा वो साकेत महाकाव्य के। ये ना कि होगी जय पुरुषोत्तम नवीन कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। साकेत महाकाव्य के 9वें और 10वें सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है। साकेत के प्रथम सर्ग में ही उर्मिला और लक्ष्मण के सुखी दाम्पत्य जीवन का वर्णन। ठीक। साकेत महाकाव्य के बारे में स्वयं मैथिली शरण गुप्त का कथन यूं तो साकेत, अच्छा ये इनका कथन है, यूं तो साकेत 2 वर्ष पूर्व ही पूरा हो चुका था, परंतु 9वें सर्ग में तब भी शेष रह गया था और मेरी भावना के अनुसार आज भी यह अधूरा। ये कौन कहते हैं? खुद गुप्त जी कहते हैं। ठीक। कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि उर्मिला के विरह का वर्णन विचारधारा में मैंने स्वच्छंदतावाद से काम लिया है। ठीक। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक और दूसरे राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। साकेत में सीता, उर्मिला, कौशल्या, सुमित्रा आदि नारियों का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इसमें उपेक्षित कैकेयी के चरित्र को भी उठाया गया। सारा दोष मंथरा को ना देकर परिस्थिति को दे दिया गया। ठीक। नहीं नहीं ये नहीं, वो परिस्थिति को देने का मतलब ये है कि अगर मंथरा नहीं होती तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं होते। और ये सच है कि परिस्थिति, ये सच है परिस्थिति ही सब कुछ करवाती है। और ये भी सच है कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जरूर होता है। आप अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम याद कीजिए जो जिसमें लगा होगा कि नहीं अब सब खत्म है, उसके 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, एक हफ्ते बाद लगता नहीं अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगता है। तो कोई भी कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए, कि ये होता ना कि हमारे पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि सब कुछ लुट जाए, सब कुछ छिन जाए, उसके बाद भी हम खड़े रहने की ताकत रखें। राम के साथ क्या नहीं हुआ? बेचारे राजा बनने वाले थे, विश्व के सबसे बड़े राजा, और सुबह पता चला चलो निकलो। और लक्ष्मण ने बोला भी चलो युद्ध करते हैं, भरत से करेंगे और दशरथ से करेंगे, लेकिन हाँ, तभी तो कहते हैं कि क्या नाम है, पिता दे मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राज दी। और उनके साथ उनकी पत्नी, वो सोचो कितना। और इसी को कहते हैं ना कि किस्मत। विश्व के सबसे बड़े राजघराने में ब्याही गई थी सीता, सुख समृद्धि देखकर। दिव्यकीर्ति हाँ वो, लेकिन वो चलिए ठीक है, मजाक की बात है, वो अपनी जगह तक ठीक है। वो आज के समय में कि 3 सांसों से अच्छा है कि जंगल में रहो पति के साथ, वो ज्यादा सुख। लेकिन आप सोचिए कि इसको किस्मत कहते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि अरे उसके पास ये है तो हमने इसको छोड़ दिया, भाई क्यों छोड़ दिया? वो सबसे बड़े इंसान की पत्नी थी और राज मिलने वाला था, यही सोच के तो विवाह किए होंगे।
नहीं नहीं, पति के साथ रहना तो हर हाल में सही होता, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आज के समय में जो लोग परिस्थिति देख के मुड़ जाते हैं, कि पता चले कि जिससे प्रेम कर रही, नहीं, जिससे प्रेम कर रही है उसकी नौकरी नहीं लग रही 2 साल 3 साल, उसके बाद फिर पता चले कि कह रही नहीं, घर वाले नहीं मार रहे, पापा नहीं मार रहे हैं, और जब पापा से पूछा गया तो पापा ने कहा बेटिया ने तो बताया ही नहीं। नहीं, लड़के भी ऐसा करते हैं, सच है, लेकिन मेजोरिटी ज्यादा उसी तरफ है। नहीं, ये मेरे पास शिकायत, मैं व्याकरण की क्लास DSSB की लेता हूँ, सब लड़कियां कहती सर आप मेल ओरिएंटेड ज्यादा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेल ओरिएंटेड नहीं हूँ। इस स्त्री के बिना पुरुष कुछ है ही नहीं, और पुरुष के जीवन का केंद्र स्त्री है। ठीक, पैदा हुआ माँ से। ठीक, और जिस दिन पुरुष पैदा होता है खुशी उसी दिन होती है। उसके बाद पढ़ो लिखो, थोड़ा बड़े हो जाओ, अच्छा चलो बाहर जाओ कमाओ, मैं मिडिल फैमिली की बात कर रहा हूँ, जाओ कमाओ, बहन की शादी करनी है ये चिंता। ठीक, माँ की तबीयत खराब है, माँ से सबसे ज्यादा प्यार बच्चे करते हैं, बेटे, जहां तक बेटियों की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्यार बेटे ही करते हैं माँ से, पिता की नहीं कह रहा हूँ, पिता की तो छोड़ दो। ठीक, उसके बाद फिर क्या है कि अच्छा बाबू शादी कब कर रहे हो, थोड़ा कमा लूं, कुछ पैसा रख लूं, कुछ कार हो जाए या घर हो जाए तब शादी करूं, किसके लिए, पत्नी के लिए। उसके बाद बेटी हुई, अब चलो थोड़ा बैंक बैलेंस बचाओ, अपना खर्चा कम करो, शौक कम करो, बचाइए, किसके लिए, बेटी की शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, जैसे वो शादी करके जा, ये चीज आप भले स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सच है आज के जीवन का, आज के जीवन का सच है कि अगर जरूर, लड़का लड़का मतलब होता है कि बर्ध, बर्ध जानती हो, बैल, कि वो कैसे, क्यों आप सब परेशान रहते हैं कि एक बेटा हो जाए, जिसके चार चार बेटियां होती है वो भी सोचता है। इस वंश बढ़ाने वाली बात तो अलग चीज है, बेटुआ कैसो भी करके खींच के ले जाएगा चीजों को। ये चीज, ये देखिए 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, बाप मर जाता है ना, तुरंत उसके पास पूरी, कोई कुछ नहीं बताएगा, बुद्धि आ जाती है, कैसे करना, कैसे रहना है, सारी चीजें। तो वो लड़का कैसे, और लड़का बेरोजगार है तो कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता है। अगर लड़की सरकारी नौकरी कर रही है ना, तो 101% चांस है कि वो बेरोजगार लड़के शादी नहीं करेगी, 101%। और करना चाहिए, शादी करनी चाहिए, क्या नाम है कि हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, लेके आओ, आप नौकरी करो, तुम घर पे रहो, है घर का काम करते, ये कैसे ऐसे ही होगा। धीरे धीरे, जैसे 5 में से 4 के पास ईगो रहेगा, लेकिन एक हो सकता है, धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी। करते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं। मेरे सर हैं, सुनिए, सुबह उठते हैं, उनकी शादी हो चुकी है, बेटी भी है, सुबह उठते हैं चाय वही बनाते हैं, सुबह उठ के काम उनका है चाय बनाना है, थोड़ा बर्तन वर्तन जो पड़ा हुआ है, वीडियो देखेंगे कहेंगे तो हमारी बात बता रहा है। तो वो सुधारेगा कैसे, अगर उसको हम वही सोच करके और उससे शादी ना करें, उसको नहीं, नहीं बिल्कुल सुधर सकते, धीरे धीरे देखो, चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये सच, अगर लड़की नौकरी कर रही है तो बेरोजगार लड़के शादी नहीं करेगी। ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। और ये होना भी चाहिए। देखिए, लड़कों के लिए भी है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही, तो उसको मनाइए, और लड़कियों को भी चाहिए घर वालों से 1 साल 2 साल का मांग ले कि नहीं, और उसको भी अपनी मेहनत थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, अपनी भाग दौड़ बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या कि घर पे बात ही नहीं पहुंचती है, वो आ जाता है बस पापा नहीं मान रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वो। ठीक, मेरा 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 एक मित्र था, वो जो है एक लड़की से प्यार, बहुत ज्यादा उन लोगों का बहुत दिन से रिलेशनशिप चल रहा था, और लड़की कहती थी कि फैमिली के साथ मुझे नहीं रहना, कि शादी के बाद फैमिली के साथ मैं नहीं रहूंगी।
और ये चीज़ वो मुझे बताता था तो मैं मेरे अंदर बड़ा वो गुस्सा आता था कि यार क्या है, मतलब क्या ही है यार कि फैमिली के साथ नहीं रहना है, माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहना है। तो मतलब यही बोलती थी कि मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद। मैं उससे एक बार बोल दिया था अपने दोस्तों से, उससे एक बार बोल दो अकेले रह लो थोड़ा 4 दिन, समझ में आ जाएगा। तो वो मुझसे ही लड़ गया, नाराज हो गया कि तुम मेरी वाली बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसी नहीं है, ये है वो। हम कहे अच्छा ठीक है। लखनऊ में वो जमीन पैसा ऐसा था ही, लखनऊ में जमीन में लेके घर और बनवाने लगे कि शादी के बाद अकेले रहेंगे। ठीक, ब्रेकअप हो गया। 3-4 महीना हुआ। आ, आया आया मेरे पास, रो रहा था। हम कहे यार ठीक है, चलो दूसरी मिलेगी, जाने दो। बोला यार उसने ऐसा काटा मेरा धीरे धीरे 6 साल में। नहीं ये तो गलत है। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, वो तो बात बिल्कुल, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं वो होता है कि एक शेर है कि हम भी तुम्हें सताने पर उतर आए तो क्या। जैसे हर लड़का अपनी बात अपने हिसाब से बताता है, लड़की अपने हिसाब से बताती है। ये हर रिश्ते में होता है। किसी की शादी टूट गई तो लड़के वाले लड़की की गलती बताएंगे, लड़की वाले लड़के की, कि लड़का दारू पीता था या लड़की ऐसी थी या दहेज कम मिल रहा था, जो भी सारी चीज। तो एक शेर है कि हम भी तुम्हें सताने पर उतर आए तो क्या होगा, हम भी तुम्हें सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, और हमें बदनाम करते फिरते हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। तो वही सारी चीजें, सच कोई नहीं बताता है, लड़का लड़की कोई नहीं बताता है, और बताना भी नहीं चाहिए कभी। आपका रिश्ता क्यों टूटा, वो चाहे जो भी वजह हो, वो आपके साथ रही 3 साल रही, 2 साल रही, 1 साल रही, 6 महीने रही, किसी वजह से भी रही, कभी भी बदनाम नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। ये मेरा मानना है। और ये सारी चीज आपको निकलने की बहुत सारी, आप लगाइए, स्टेटस लगाइए, शायरी लिखिए, मूवी देखिए। जरूरी थोड़ी कि आप सबसे बताते फिरिए, नहीं बताना चाहिए कभी भी नहीं किसी को। मेरा तो किसी को पता भी नहीं होगा हुआ ब्रेकअप कि नहीं हुआ। अभी भी बहुत लोग पूछते हैं कि कैसी है, क्या हाल है। तो वही मैंने एक शेर लिखा था कि तेरी वफाई के सितम से हम हर पल जूझते हैं, लोग मिलते हैं मुझसे पर तेरा हाल पूछते हैं। हाँ, चलिए। प्रथम सर के अंत में कवि ने इसके आगे विदा विशेष देते हुए दंपत्ति फिर, हाँ लाइन गड़बड़ है पूरी, इसको छोड़ दीजिए। साकेत का नवम सर करुण रस से ओत प्रोत है। इसे करुण रस का वो क्या अस्थाई भाव, शोक। नहीं नहीं, ये हिचक कभी नहीं रहनी चाहिए। साकेत नवम सर करुण रस से ओतप्रोत है, इसलिए मंगलाचरण के तौर पर करुण रस का मर्मज्ञ भावभूत को कवि ने स्मृत किया है। ठीक। साकेत एक नायिका प्रधान महाकाव्य है। नवम सर्ग में लज्जा काम और विरह के कारण उर्मिला का चित्रण मध्य नायिका के रूप में हुआ है। उर्मिला मानस मंदिर में अपने पति को स्थापित कर स्वयं
आरती बनी हुई दिन रात। अरे आरती से एक और रील आता, आप लोग देखेंगे नहीं, पत्नी पूछती है पति से, दोनों पूजा करने बैठते हैं, तो पूछती है कि आरती याद है, तो बोलता है हाँ, अरे वो 9th क्लास में थी, बड़ी सुंदर। तो फिर कहता है उसके बाद पति की पूजा पहले होती है, भगवान की बाद में। उर्मिला का विरह वर्णन परंपरागत नहीं है, वह प्रकृति के फूलने हंसने और मैं डेली 1.5 घंटा तो 2 घंटा रील देखता ही देखता हूँ, क्योंकि उसी से टाइम पास होता है मेरा। सब कुछ करने के बाद जब सोने जाओ 1.5 घंटा रील देखो, माइंड फ्रेश। तो क्या हुआ, तो रील देखना चाहिए। हाँ तो क्या क्या दिक्कत है। उर्मिला का विरह परंपरागत नहीं हुआ, प्रकृति के फूलने फलने हंसने, मैं ऐसे ही रहता हूँ। मेरा ये नहीं कि अभी मैं आऊँ डंडा लेके एकदम चलो। तो फिर जैसा रहो ऐसा ही दिखो। ये सब फूलने, खान सर कैसे पढ़ाते हैं देखियो। तो ये बनावटी ऊपर से नहीं रहना चाहिए, आप जो है जो करते हो उसमें क्या है। कौन। हाँ। नहीं सीरियस रह के पढ़े, जैसे मान लीजिए अभी मैं खाली रीडिंग करवाता चलूं, फिर वो क्लास बोरिंग लगने लगती है तुरंत, और मेरा भी मन करेगा यार क्या है। मिला तो मैं भी उनसे भी मिला हूँ, उनसे क्या नाम है, अवध सर से भी। उर्मिला का विरह परंपरागत नहीं हुआ, प्रकृति के फूलने हंसने और विकसित होने की अभिलाषा करती है, अपने अधवर्ष से वह प्रकृति को हरा भरा करना चाहती है। ठीक। उर्मिला के लिए षष्ठ भोग रोग के समान हो गया व्यंजन। और ये बहुत बड़ी बात है कि मान लीजिए सीता तो वहां वन में गई हैं, ठीक, वहां उनको कुछ नहीं, जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है तब जीवन व्यतीत करना ठीक है, लेकिन जब सब कुछ मिल रहा है उसके बाद भी उसको त्याग करके जीना है, तो ये ज्यादा दिक्कत है उर्मिला के लिए। और इनको भी ये जाने के लिए तैयार थी, लेकिन लक्ष्मण बेचारे ले नहीं, वो थोड़ा गुस्से वाले थे हरदम। हाँ। हाँ कि उनको जाना है कि भाई की सेवा करने के लिए, भाई सोचेगा हमारी मेहरारू आई थी अभी अपनी लेके आ गया। सीता के द्वारा उर्मिला चित्रकूट में कुछ पल के लिए अपने प्रियतम से मिलती हैं, कहीं वियोग वेदना में उर्मिला ललित कला को भूल न जाए, इसलिए उपवन में पूर्व बालाओं के लिए चित्रशाला खुलवाने का प्रस्ताव रखती हैं। ठीक। अगर उर्मिला एक ऐसा चित्र बनाना चाहती हैं जिसमें सीता घूमकर प्रभु के सहारे वहां हो और स्वामी कराह करके उनके तलवे से कंटक निकाल रहे हो जब कांटा लगता है सीता माँ को। ठीक। और इसी से सब जो कहते हैं कि राम ने सीता को छोड़ा, बिल्कुल गलत है। जो इंसान इतना प्यार कर सकता है वो छोड़ कैसे देगा, वो भी किसी के कहने से। इतना बड़ा युद्ध कर दिया हो। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, राम ने छोड़ा नहीं। ठीक। चलिए। उर्मिला खो से पालतू पक्षियों को उड़ा के क्या नाम, घोंसले से होगा, प, पालतू पक्षियों को या पिंजरा होगा जो भी हो, से उड़ा देने की बात करते हैं, किंतु बेचन में बेचैनी में पड़े रहने के कारण वो उड़ना भूल गए हैं। उर्मिला उनसे क्या स्थापित करती हैं। हाँ हाँ। नहीं हो। अच्छा ये उनसे खुद खुद का खुद का संबंध स्थापित करती हैं, ये चीज है कि अब वो आए पता चले मैं भी ना सारा कुछ भूल जाऊं। लक्ष्मण जी, ठीक, हाँ ये है। उर्मिला को वेदना अच्छी लगती है, वेदना उर्मिला को तीर की अनी यानी कि ये नुकीला जो होता के समान कसकती हुई सदैव सजग रखती है, वह दुख के वियोग के साथ अभिसार देखने लगती है। उर्मिला नींद को गूंगी कहती हैं और उसके आ जाने पर चंद्र खिल के समान सुख और
चंद खिलौने के समान सुख और ये ये पीडीएफ में आज गड़बड़ हो गया, बहुत ज़्यादा लग रहा है। चलिए, ये भी ऐसे ही लग रहा है। तो इस सर्ग में, नवम सर्ग में, यानी कि ऋतुओं का भी मनोहारी और कारुणिक वर्णन है। प्रत्येक उर्मिला के विरह को उद्दीप्त करके उसे आनंददायक बना देती है। उर्मिला विरह को प्रभु के दान के रूप में स्वीकार करती है। ठीक, उर्मिला अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है, हे मन, तुम प्रिय के पथ में विघ्न मत बनो। ठीक, और सबसे बड़ा विघ्न किसी काम में मन ही होता है। सबसे पहले यही कहता है कि होगा नहीं। ठीक, और कभी भी जीवन में निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कभी भी। पहले आप करिए, करो, आगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक, लड़के इसी चक्कर में ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। चल, जो होगा देखा जाएगा। दो दोस्त रहते हैं, वो भी कहते हैं चल देखते हैं। ठीक है, होगा नहीं, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी। उर्मिला के विरहजन पीड़ा और उदास मन को देखकर तोता कहता है, हाय रूठो ना रानी। वाह। उर्मिला ने मिथिला को मूल तथा अयोध्या को फूल कहा है। साकेत के विरह वर्णन में रीतकालीन सभी विशेषताएं मौजूद हैं। ठीक, जैसे क्या नाम, प्रकृति वर्णन है। ये प्रकृति वर्णन, विरह दशाओं का निरूपण, श्रृंगारिक चित्रण, कलाप्रियता आदि। किंतु गुप्त जी के विरह वर्णन में नवीनता का समावेश है। ये वहां रीतिकाल वाला या आदिकाल वाला नहीं है। वेदना उर्मिला का जीवन बन गई है। इस वेदना में ही वह अपने प्रिय के जीवन का आधार पाती है। ठीक, एकदम सेम वैसे ही जैसे वो है नागमती वियोग खंड। उर्मिला के विरह में विश्व वेदना की तड़प है, उसमें विश्व प्रेम की व्याप्ति भी है। साकेत में उर्मिला का चरित्र सीता से भी ऊंचा हो गया। ठीक, सोचिए, माँ सीता पर भी लांछन लग गया था। और आजकल तो साकेत कथा की केंद्र बिंदु और आधार उर्मिला ही है। राम, कैकेयी, भरत आदि सभी पात्र उर्मिला के व्यास व्याम व्योम व्योम की प्रशंसा करते हैं। साकेत की उर्मिला सौंदर्य की साकार प्रतिमा, परिहास प्रिय, कला निपुण, प्रेम प्रगल्भा, आदर्श पत्नी, त्याग और बलिदान की भावना से युक्त, करुणा आदि सभी गुणों से ओत प्रोत है। ठीक, यानी कि इसमें सब कुछ है। प्रकृति वर्णन भी आपको ऐसे खाली भी वर्णन नहीं मिलेगा। उसमें भी तो वही था, नागमती वियोग खंड से अगर हम रिलेट करें इसको, तो वहां पे क्या था, 12 मासा से शुरू होता है। 12 मासा कहाँ से शुरू होता है, किस महीने से, आषाढ़ से। चैत। चलिए, साकेत की, वो हिंदू महीना है, वो हमारा सनातन महीना है, वो हमारा सनातन महीना है। साकेत की कथा वस्तु में वो हमारा हिंदू महीना है। और कितना सुंदर है, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक। ठीक, अभी भी नासा वाले उस सब चीज पे काम करते हैं। उसी के आधार पे तिथियां तय होती, उसी के आधार पे क्या नाम है, हमारे त्योहार तय होते हैं। साकेत की कथा वस्तु में अरस्तु के आदि, मध्य और अवसान नियमों की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। साकेत की आदि कथा उर्मिला लक्ष्मण के हास्य विनोद से चित्रकूट मिलन तक, उर्मिला का विरह वर्णन, कथा का मध्य तथा शत्रुघ्न द्वारा राम के कार्यों की प्रशंसा करना, तदुपरांत उनका मिलन, कथा का अवसान है। साकेत की चरम घटना सूर्पणखा के अपना का प्रसंग है। ठीक है, चलिए, सूर्पणखा के अपमान का अपना है, अपमान का प्रसंग। ये भी आता है कि लड़कियां लड़कों को क्यों प्रपोज नहीं करती हैं। एक बार सूर्पणखा की थी, तब से खौफ कायम हुआ। है? अरे उनको बहुत ज्यादा, मेरे दो चार मित्र, नहीं नहीं, मेरे मित्र दो चार ऐसे हैं, इनकी हो चुकी है, और लेकिन उनकी हैं गर्लफ्रेंड भी। और वो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करोगे।
लेकिन कुछ भी हो, एज डिफरेंट तो देखने से लग ही जाता है। ठीक। वो प्यार थोड़ी हुआ। अरे भाई, आप 8 लोगों से प्यार, आपके जीवन में 8 लड़कियां आई, आपको प्यार नहीं मिला? आप काम वासना पे टिके रह गए। तो वही है ना कि भाई आपके पास जीवन में 10 लड़कियां आई, 5 लड़कियां आई, आपको प्यार नहीं मिला अभी भी। है मेंटेलिटी, पढ़ी लिखी लड़की शादी मत करो। नहीं नहीं, करना करना चाहिए। मेरी माता जी तो हमेशा बोलती हैं पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए। अच्छा। हाँ। नहीं, एक चीज है, शादी के बाद थोड़ा सा बदलाव दोनों में आता है, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में आता है। क्योंकि फिर जिम्मेदारी भी तो बढ़ जाती है। वो पूरा परिवार अलग चीज है, लेकिन वो आई है तुम्हारे भरोसे यहाँ पे। उसके जो भी हो यहाँ पे तुम ही हो, बाकी लोगों से ठीक है, बाकी चीजें बाहरी चीजें हो जाए, उससे जुड़ी हुई है। आज की क्लास हम लोगों की यही बन गई, फिलॉसफी पूरी बन गई। ठीक। साकेत के आदर्श यथार्थ से प्रेरित है। ठीक। चलिए आगे आ जाइए। साकेत महाकाव्य में मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग बहुत ज्यादा किया गया है। ठीक, जैसे जंगल में भी मंगल है। ठीक। संकट में अब मुंह फेरू, लगे इस मेरे मुंह में आग। ठीक। नीच होते हैं बस नीच। सही बात है, नीच बस नीच होते हैं उनका। आर फिर अच्छा, और एक चीज है, अगर कोई एक बार धोखा दे रहा है आपको, दोबारा देगा 101%। ये यथार्थ है, और मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस चीज़ का। अगर एक बार धोखा दिया है, और आपसे कितना भी, जैसे ठीक है आप उससे बातचीत करिए, दोस्ती रख लीजिए, लेकिन अगर दोबारा वो धोखा दे रहा है तो इसमें गलती पूरी आपकी है। और जिंदगी में दो ही चीज सत्य है, धोखा और मौत। ठीक। छाती फट रही है, सांच को किस ओर आंच है, सांच को आंच का है। ठीक। भक्षक के रक्षक बलवान ले, फिर तेरे कंटक टले अभी, वज्र सा पहाड़ अचानक टूटा। गुप्त जी ने नवम, और आपके पास पैसा है, लड़का के पास पैसा ज्यादा हो, लड़की खूबसूरत हो, प्यार 2 मिनट में होता है। ये आज के जीवन का ये सत्य है, ये आज के जीवन का सत्य है, सही बता रहा हूँ। लड़का कमाता हो बढ़िया, और लड़की खूबसूरत हो, 2 मिनट लगता है प्यार होने में, 2 मिनट। आज की भाषा में उसी को प्यार कहा जाता है, आज की भाषा में उसी को ही प्यार कहा जाता है। अरे वो एक आता है ना जो बोलती है कि रील में, उसकी शादी किसी और से हो जाती, जबरदस्ती होती है, दूसरा लड़का जबरदस्ती का, वो प्यार किसी और से करती, तो बोलती है कि राहुल, मेरा शरीर तुम पा सकोगे, मेरी आत्मा नहीं। तो बोलता है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए भी नहीं। आत्मा लेके मैं क्या करूँ, सामने खड़ी रहो, सामने तो शरीर ही है, चलो काम करो, बर्तन धो जाके। हैं 44 नहीं, 377। 377 है। चलिए, गुप्त जी ने नवम सर्ग में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है। उर्मिला का 14 वर्ष विरही जीवन की अस्त व्यस्तता की तरह यहाँ छंद योजना भी अस्त व्यस्त रूप में ही है। इस सर्ग में मंदाक्रांता, शार्दुल विक्रीडित शिखंडी, मालिनी विलंबित इंद्र वज्रा, पृथ्वी उपेंद्र वज्रा धरा,
वसंतलिका आदि छंदों का अधिक प्रयोग हुआ है। इतना कठिन कठिन छंद है, नाम इतना कठिन है, बताइए। गुप्त जी वैष्णव परिवार से थे। साकेत में उनका यह स्वभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। राम के प्रति उन्होंने अनन्य भक्ति निवेदित की है। टाइम क्या हो गया? 11:20 हो गया। कितना पेज बचा हुआ अभी? अभी तो हुआ ही नहीं यार, आधा बचा, हो भी नहीं पाएगा। चलिए 10 मिनट और करते हैं। गुप्त जी ने अपने राम को आर्यों का आदर्श बताने वाला, सुख शांति हेतु क्रांति मचाने वाला, विवश विकल बलहीन दीन शापित आदि का उद्धार करने वाला, समाज की मर्यादा स्थापित करने वाला, भव में नव वैभव व्याप्त उगने वाला, ईश्वर नर को ईश्वरता प्रदान करने वाला। आज के लोग जो राम के नाम पे राजनीति करते हैं, उनको राम से सीखना चाहिए। जो कहते हैं ना राम दलित विरोधी, स्त्री विरोधी, कहाँ स्त्री विरोधी है भाई साहब? सबरी के जूठे फेर खाए, ठीक है? नहीं, स्त्री विरोधी भी नहीं थे। स्त्री नहीं किया है, आप मानिए, नहीं किया है। नहीं पढ़ा है तो बहुत, देखिए चीजें हर तरह की चलती हैं, ठीक, बात समझने की है। मैं अपनी प्रेम कहानी किसी को सुनाऊं, मान लिया आपको सुनाऊं अभी पूरी स्टार्टिंग से, जब से शुरू हुआ 3-4 साल जो भी था, और दोनों लोग सुनो, तीनों लोग उस पर अलग अलग राय दोगे, 100%। अगर लिखने को लिए कहूं कि इसका स्मरण लिख दो, जो भी है सब अलग अलग लिखोगे उसमें, तो यही सारी चीजें होती हैं उसमें, वैसे ही लिखता है। चलिए, रावण उनको हर के ले गया था, ये सच है, पूरा सच है, लेकिन वो उनको उनका परित्याग किए थे, गलत है। ये मेरा अपना विचार है, मानने वाले तो बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन मेरा अपना विचार, क्योंकि मैं कई जगह पढ़ा भी, सुना भी कई कथाओं में, तो मुझे सर कोई नहीं बता पाएगा। राम ने छोड़ा ही नहीं था तो लड़ना क्या उसमें? वो चीजें बनाई गई हैं। मेरा मानना, आप भी अपनी जगह सही है, मैं नहीं कर। हाँ हाँ। लवकुश अयोध्या में नहीं हुए थे, लवकुश हुए थे उनके आश्रम में, वाल्मीकि के। अच्छा चलिए, साकेत साकेत महाकाव्य में भरत का आगमन सप्तम सर्ग में होता है, ठीक। और कल मैं वो बताया था, उर्मिला का वीर्य वर्णन किस सर्ग में? 9वें में। हाँ, ये पिछली बार शायद आया था क्वेश्चन, ठीक। साकेत महाकाव्य के नायकत्व को लेकर विवाद है। कुछ विद्वान राम को, कुछ लक्ष्मण को, कोई उर्मिला को, तो कोई भरत को नायकत्व पर जोर देता है। हाँ, इसकी नायिका तो उसी के ऊपर लिखा ही गया, पूरा केंद्र वही। चलिए, त्रिलोचन पांडे ने राम को साकेत का नायक बताया। इनको छोड़ दीजिए, द्वारिका प्रसाद। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने भरत को साकेत का नायक माना, ठीक। आगे आ जाइए। हाँ, अरे वो मतलब नायक, हीरोइन, लेडी हीरो। भारत भारती काव्य से ये चीजें आगे नीचे आएंगी हमारी। मैथिली शरण गुप्त, अब मतलब भारत भारती स्टार्ट हो गया। मैथिली शरण गुप्त रचित भारत भारती एक निबंध काव्य है, ठीक, जिसकी रचना कब हुई? 1912 में। भारत भारती महाकाव्य राष्ट्र प्रेम की भावना से उत्प्रोत है। इसी रचना के कारण गुप्त जी को जेल भी जाना पड़ा था, ठीक। भारत भारती को आधुनिक युग की गीता कहा गया था, ठीक। और ये उस टाइम इतना प्रचलित हुई थी, इतना प्रचलित हुई थी कि इसको लोग जैसे गीता पे लेके शपथ लेते हैं, वैसे इसका भी प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो आधुनिक युग की गीता इसको कहा जाता है, ठीक। भारत भारती काव्य के लिए ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुप्त जी को सन 1936 में राष्ट्र कवि की उपाधि दी, ठीक। यह काव्य के शायर अल्ताफ हुसैन हाली के ससद्दत शैली में रचित है।
ठीक, या कहीं कहीं मुसद्दे हाली मिलता है, मुसद्दे हाली। ठीक, देखो मुसद्दस आ गया। 6 मिसरों या 3 शेयरों का होता है, जिसमें पहले के 4 मिसरों में के तुक एक समान होते हैं और शेष अंतिम 2 मिसरों के तुक अलग होते हैं। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं मुसरा। 2-4 मुसरा सुना दो। हाँ, उसी से मुशायरा निकला वो। ठीक, एक वो था कवि मुशायरा सम्मेलन और कवि सम्मेलन एक साथ था। तो नेताजी गए भाषण देने के लिए, तो बोले कि बहुत अच्छा मुशायरा हुआ और बहुत अच्छे मुशायर आए। और सबने हमसे तवज्जो मांगी है, और समझते तो थे नहीं बेचारे तवज्जो क्या होती है। हम जाएंगे मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। यहाँ मुजफ्फरनगर में हुआ था ऐसा। नहीं, डीयू में तो होता रहता है। अच्छा, हुआ था पिछली बार 16 अगस्त को, वहाँ वीसी ऑफिस में, बहुत शानदार। हरिओम पवार, सुदीप भोला, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। मैं तो चाहता हूँ एक आध बार उनका होना चाहिए, कुमार का। लेकिन उनको इधर वाले थोड़ा कम पसंद कर। इस काव्य में राष्ट्रीयता, अतीत गौरव, युगीन दशा, प्रकृति सौंदर्य आदि सभी विषयों को विस्तार से रखा गया। उनके ऊपर पीएचडी भी हो रही है डीयू में। ठीक, भारत भारती के बारे में विद्वानों की राय। गुप्त जी की ओर पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती ही निकली। इसमें मुसद्दस हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदुओं की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई गई। भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं किया गया। ठीक, वर्तमान और हमारा जो भूतकाल है। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग वैचित्र इत्यादि का विधान इसमें ना था, पर बीच बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई। प्रस्तुत विषय को काव्य का पूर्ण स्वरूप ना दे सकने पर भी इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर दी। चलिए, फिर आगे शुक्ल जी कहते हैं इसी की भारत भारती के बारे में कि भारतेंदु के समय से ही स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी, उस और ये कथन देके ये भी पूछ सकता है किसके बारे में कहा है, किसने कहा है। ठीक, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। भाव और नवीनता के प्रति उत्साह दोनों गुप्त जी में है। भाव और नवीनता यानी कि दोनों का उत्साह गुप्त जी में है। प्राचीन के प्रति पूज्य, ये फिर आ गया। चलिए आज यहीं तक कर दे, कल इसको सही करके लाऊंगा मैं। ठीक, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।